हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज अपने जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिनका 20 मार्च को पेपर है, उनके लिए उनके बायोलॉजी के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कम से कम आपको याद होने चाहिए, वो अपने यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वह उन तक आप ये वीडियो पहुँचाएँ। और कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास में कमेंट भी आए थे कि मैडम हमारे लिए भी कोई मटेरियल तैयार करवाएं, तो बिल्कुल अब ये वीडियो आपके लिए है। और इसी के साथ में हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो आगे भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाती रहूँगी। साथ ही में इसी के ऊपर आपको जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि लोगों के पास में, स्टूडेंट्स के पास में मैक्सिमम कंटेंट जा सके। तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखो, हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वाला, आज अपने उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम होते क्या है, उनकी परिभाषा आ जाती है। तो देखो परिभाषा क्या लिखी गई है कि वे सभी घटनाक्रम जो किसी सजीव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने हेतु आवश्यक होते हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। द processes which are essential to maintain the living organism, that is called as life process। एग्जाम्पल पोषण, श्वसन, जनन, पाचन, उत्सर्जन आदि। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, ये हमारे इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं। इन्हीं में से एक को आज अपने डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। देखो बच्चों, पोषण क्या होता है कि कोई भी जो जीव है उसे जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, उसे वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो इन सभी आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने का जो प्रक्रम होता है, उसे ही हम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन कहते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोषण क्यों आवश्यक है, तो क्यों के अंदर आप क्या करोगे, आंसर दोगे कि भाई जो पोषण है वो सजीव को जीवित बनाए रखने हेतु आवश्यक है। दूसरा रीज़न क्या है कि पोषण से ऊर्जा मिलती है, तो हमारी जो भी जैविक गतिविधि है वो बिना ऊर्जा के नहीं हो पाएगी। तीसरा, हम वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि हेतु हमें क्या चाहिए, आवश्यक पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, तो ये पोषक तत्व हमें क्या होते हैं, पोषण से ही प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों पोषण के प्रकार के, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहला प्रकार है स्व पोषण, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या है बच्चों, वह प्रक्रम जिसमें स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे प्रक्रम को स्व पोषण कहते हैं। और ऐसे जीवों को हम क्या कहेंगे, स्वपोषी जीव। उदाहरण इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो उदाहरण में आ जाएंगे हमारे हरे पादप, हमारे आ जाएंगे साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। इसी के साथ बच्चों याद रखना यूग्लिना। ठीक है, और हमारे रसायन संश्लेषी जीवाणु। अब ये सारे ही क्या है बच्चों, स्वपोषी है। हमें एक ही उदाहरण याद होता है हरे पादप, दूसरा पूछ लिया जाए तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इनको आप नोट डाउन कर लें। अगला प्रकार है विषम पोषण। तो देखो क्या है, वह प्रक्रम जिसमें जीव दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, किसके लिए, पोषण हेतु। इस प्रकार को अपने क्या कहते हैं, विषम पोषण। ठीक है, तो इसमें सारे जो जंतु हैं वो हमारे आ जाते हैं, सारे ही जंतु विषम पोषी होते हैं। अब ये जो विषम पोषण के प्रकार होते हैं बच्चों, वो अलग अलग हैं। जैसे हम बात करें प्रकारों की, तो प्रकार हमारे पास में अलग अलग है। सबसे पहला प्रकार अगर बात करें तो वो है हमारा परजीवी, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैरासाइट। परजीवी कौन होते हैं, पैरासाइट कौन होते हैं, वे जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर रहते हैं और उनसे क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, बदले में उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। प्रकार, दो प्रकार हैं बच्चों इनके, अंतः परजीवी, जिनको अपने बोलते हैं बच्चों एंडोपैरासाइट, और दूसरा हमारे पास में आता है बाह्य परजीवी, जिनको अपने बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। ठीक है बच्चों, अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। अंतः परजीवी के उदाहरण में आ जाएगा हमारा एस्केरिस,
जो आंत के कृमि है, ठीक है, वो बाह्य परजीवी में जैसे हमारे जुएं हैं, जंतुओं के शरीर पे जो टिक्स लगते हैं वो हो जाएंगे। पादपों के केस में आपको याद रखना है अमरबेल का, पादपों पे ये परजीवी है, इसको अपने कस्कुटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो पादपों के केस में भी एक एग्जाम्पल हमें याद कर लेना है। अब ये तो हुआ पहला प्रकार। दूसरा प्रकार देखो बच्चों, परभक्षण, जिसको अपने बोलते हैं प्रीडेशन। ये क्या होता है, इस प्रकार में एक जंतु क्या करता है, दूसरे जंतु को मारता है और फिर उसे क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करता है, तो इसे ही हम कहते हैं परभक्षण। तीसरे प्रकार की बात करें तो भाई हमारे पास में है मर्तोपजीवी, सैप्रोफाइट्स। अब ये मर्तोपजीवी सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, वे जीव जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपने लिए भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें मर्तोपजीवी हम कहेंगे। अब मर्तोपजीवी के उदाहरण हमने याद करने हैं। उदाहरण है बच्चों कवक, जीवाणु, इसके अलावा कैंचुआ भी। हालांकि कैंचुआ क्या है, अप्रधारी है। अगर स्पेसिफिक कैंचुए पे क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, अप्रधारी इसको काउंट करोगे, ठीक है, अप्रधारी इसको कहते हैं। हालांकि कवक भी क्या है बच्चों, अप्रधारी है, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्रकार हो गए विषम पोषण के। आगे बात करते हैं हमारा स्व पोषण का प्रक्रम, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्या है बच्चों, कि हरे पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल तथा CO2 की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से स्वयं भोजन बनाना। यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं, हरे प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फूड बनाने का प्रोसेस ये होता है। केमिकल इक्वेशन इसकी याद करनी है हमने, क्या है बच्चों, 6CO2 प्लस 12H2O, एरो लगाकर क्या बनेगा बच्चों, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इसमें क्या हो जाएगा, सनलाइट और क्या होगा बच्चों, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है, प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। अब आगे आता है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। तो शर्तों में आता है बच्चों, पहले सूर्य का प्रकाश, वायु का मतलब है CO2 से, जल और क्लोरोफिल। तो ये आवश्यक शर्तें हैं। अगर इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित होगी तो हमारा प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम सही से संपन्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर MCQ पूछा कि निम्न में से कौन सी आवश्यक शर्त है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ऑप्शन में है प्रकाश, वायु, जल, क्लोरोफिल, उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान चरण कौन कौन से होते हैं, घटनाक्रम कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो घटनाक्रम के अंदर पहला घटनाक्रम आता है सूर्य प्रकाश का अवशोषण। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। इस अवशोषित प्रकार को हम काम में लेंगे जल के अणु के विघटन हेतु, और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। अब आगे क्या होता है, देखो हमने ये जो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन बनाई है, ये जो हमारी हाइड्रोजन है ये क्या करेगी, CO2 का अपचयन, और CO2 के अपचयन से क्या बन जाएगा बच्चों, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बन जाएगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकली है वो ऑक्सीजन का अणु बनाएगी और क्या हो जाएगी, मुक्त। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया हमारा कि भाई ऑक्सीजन का निर्माण किसके विघटन से होता है। तो याद रखना ये होता है जल के विघटन से, CO2 के विघटन से नहीं होता, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे। अब देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनके अपने करते हैं आंसर, जो हमारे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। सबसे पहले दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। कहाँ होता है भाई, पादपों में हरे जो भाग हैं, जैसे कि हरी पत्ती हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा हरा तना है, या जिसको अपने नवजात तना भी कह सकते हैं, तो इनमें क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बदली जा सकती है कि पत्तियों के अलावा और प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है,
तो आंसर हो जाएगा हरा तना नवजात तना। अगला क्वेश्चन देखो कि क्या हरे पादपों के अलावा कोई अन्य जीव भी प्रकाश संश्लेषण का परिक्रम कर सकता है। अन्य जीव का नाम पूछा है बच्चों, तो अन्य जीव में ऊपर ही मैंने आपको लिखवाया था क्या, युगलिना, और क्या लिखवाया था, BGA। ये दोनों क्या कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखें, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद किस रूप में संचित किया जाता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये होगा संचित किया जाता है। तो किस रूप में संचित करते हैं बच्चों, स्टार्च के रूप में। अब होता क्या है देखो कि ग्लूकोज बनाया पादपों ने और इस ग्लूकोज को वो किस में कन्वर्ट करेंगे, स्टार्च में, और फिर स्टार्च के रूप में उसको अपने संग्रहित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारकों पर निर्भर करती है। तो कारक देखो बच्चों क्या है, प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा कोमा प्रकाश की तीव्रता, दोनों ही हमारे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेंगी। दूसरा याद रखना है CO2 की सांद्रता, जैसे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पादप हैं उन्हें CO2 की अलग मात्रा चाहिए, जो हमारे मरुस्थलीय पादप हैं उन्हें CO2 की अलग मात्रा चाहिए। तो ये जो CO2 की सांद्रता है ये भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगी। आगे देखें तो प्रभावित करेगा क्या, तापमान। क्यों, क्योंकि तापमान से ही क्या होगा, जो एंजाइम है वो सक्रिय होंगे या निष्क्रिय होंगे, तो तापमान भी प्रभावित करेगा। आगे देखो बच्चों, O2 की सांद्रता, अब ये कैसे प्रभावित करती है। देखो बच्चों, एक पादपों में प्रक्रम चलता है प्रकाश श्वसन। ठीक है, अगर मान लो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो क्या शुरू हो जाएगा, प्रकाश श्वसन शुरू हो जाएगा, और प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा बच्चों, रुक जाएगा। ठीक है, तो CO2 की सांद्रता क्या करती है, प्रभावित करती है कि प्रकाश संश्लेषण होगा या नहीं होगा, कितनी मात्रा में होगा। अगला कारक आप यहाँ पर ले सकते हो क्लोरोफिल की मात्रा। जितना क्लोरोफिल होगा उसी के हिसाब से प्रकाश संश्लेषण किया जाएगा। जिसमें ज़्यादा क्लोरोफिल है वो ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेगा और जिसमें कम है वो कम करेगा। तो ये हमारा टॉपिक था ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने डिस्कस किया किसको, प्रकाश संश्लेषण को। अब अगला टॉपिक आप कौन सा रिवाइज करना चाहते हैं, इसके लिए आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएं। और आगे वाले टॉपिक के अंदर हम जो विषम पोषण की विधियां हैं, जो मानव के अंदर पाचन तंत्र से संबंधित घटनाक्रम है वो करेंगे, क्योंकि वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर प्रीवियस ईयर में आप देखें तो अमीबा का सीधा सा डायग्राम पूछा गया है। मानव के पाचन तंत्र को भी बहुत बार पूछा गया है। इस चैप्टर में से एक डायग्राम और एक बड़ा क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि आएंगे ही। प्लस में जो MCQ है वो तो हमारे हैं ही। तो MCQ के लिए और फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए भी हम एक अलग से सेशन जो है वो रखेंगे। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो वहाँ पे डाले जाते हैं उनमें से जो भी आपके टॉपिक के हैं वो आप अटैम्प्ट करें और अपनी तैयारी को एनालाइज करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़िए, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।